हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगज़ोन पर। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने अपने मटेरियल साइंस का मॉड्यूल 1 फिनिश किया था। आज यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे अपना मॉड्यूल 2 और ये भी लगभग हमारा 1-1.25 घंटे का होने वाला है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी लोगों का, ताकि वो भी ऑनलाइन आ सके, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास क्योंकि चल रही है। तो अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है, मेरा स्टूडियो ऑलमोस्ट रेडी है, बस प्रोजेक्टर और बोर्ड लगना बाकी है and that will be completed within 3 to 4 days. Alright, उसके बाद से आपको क्लासेस नॉर्मली बोर्ड पर ही मिलेंगी, तो तब तक के लिए थोड़ा सा बस आप लोग वेट कर लीजिए। उसके बाद डेफिनेटली वी विल स्विच ओवर टू वाइट बोर्ड एंड मार्कर और प्रोजेक्टर से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। तो ये मॉड्यूल 2 में हम लोग को आगे की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे मटेरियल साइंस का, और कुछ चीज़ें हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जब हम लोग अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से वही सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार थरली पढ़ाऊंगा। लगभग 10 घंटे या 8 घंटे मैं आप लोगों को पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, तो वो आप लोग मिस मत करिएगा क्लासेस को। ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हम लोगों ने टेंशन के बारे में, कंप्रेशन के बारे में, शियर के बारे में ऑलरेडी देख लिया था। अब देखिए, देखते हैं टॉर्शन क्या होता है। ठीक है, तो टॉर्शन की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। ठीक है, टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। किसी भी मेंबर को अगर मान लीजिए हम ट्विस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए धोबी अगर कपड़े निचोड़ता है, ठीक है, जो कपड़े निचोड़े जाते हैं, मान लीजिए हमारा मेंबर है, तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। तो टॉर्शन जो होगा, इट विल बी एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, और बेंडिंग मोमेंट हमारी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बेसिक सी बात है कि टॉर्शन का मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, घूम रहा है, मतलब यहाँ पर आपका ट्विस्टिंग एक्शन होगा। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस अ ट्विस्टिंग एक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब ये ट्विस्टिंग एक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और इट कैन इवन बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शंस आर पॉसिबल। तो इसके कन्वेंशंस क्या है, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में नहीं घुसने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बहुत सिंपली चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मटेरियल साइंस के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ऑलराइट, तो ये जितने इसके कन्वेंशन है, फिर एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टॉर्शन इक्वेशन। तो टॉर्शन इक्वेशन जो है हमारी, आपको पता है T/J is equals to tau by r is equals to g theta by l। तो T क्या है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, J है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ है आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। R आपका कह सकते हो रेडियस हो सकता है या रेडियल डिस्टेंस होगा। रेडियस भी कई जगहों पर यूज कर लेते हैं, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस। फिर G क्या होता है हमारा, G होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपको पता ही है। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, ये फिक्स्ड एंड है। मान लीजिए फिक्स्ड एंड पर से जो लीस्ट, मतलब सबसे मैक्सिमम दूरी पर जो एंड होगा, वहां पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। L क्या है, L है हमारी लेंथ ऑफ द मेंबर, लेंथ ऑफ द मेंबर हो गया। और हमेशा ध्यान रखें, जहां भी सिर्फ थीटा लिखा हुआ है, wherever you will find only theta written, that will be in radians। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेडियंस। लेकिन अगर हमारा है साइन थीटा, तो ये थीटा किसमें हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। तो ये सब चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑलराइट, ये सब चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बेसिक था हमारे टॉर्शन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेसेस के बारे में डेप्थ में हम लोग अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए, डिफॉर्मेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन सिंपली मीन्स, इफ यू टॉक अबाउट डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन का मतलब है कि हमारे मटेरियल में, ठीक है, इन द मटेरियल देयर विल बी अ चेंज इन द शेप, चेंज इन शेप और साइज, या कहें चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम। कब होगा ऐसा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे
तो अगर हमारी बॉडी परफेक्टली रिजिड है, मैंने आपको बताया था रिजिड बॉडी होती है और डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, तो अगर बॉडी हमारी परफेक्टली रिजिड है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी रिजिड नहीं है, डिफॉर्मेबल है, तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और डिफॉर्मेशन से क्या होगा, उसके शेप और साइज में चेंज आएगा। ठीक है, देयर विल बी अ चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर विल बी अ चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां हम कह सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब ये जो हमारी बॉडी है ये दो तरीके से बिहेव कर सकती है। दिस बॉडी कैन बिहेव इन टू डिफरेंट वेज अंडर द एक्शन ऑफ अ लोड। ठीक है, किसी एक्शन ऑफ लोड के अंडर में ये दो डिफरेंट तरीकों से बिहेव कर सकती है। फर्स्ट, या तो फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इट विल डेफिनेटली डिफॉर्म। इफ द फोर्स इज एक्सीडिंग अ सर्टेन लिमिट, अगर फोर्स हमारा कुछ लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस फोर्स को रिमूव कर दें, इफ द फोर्स इज रिट्रीटेड बैक, इफ द फोर्स इज रिट्रीटेड बैक, अगर फोर्स को वापस से हटा लिया तो बॉडी हो सकता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर वापस भी आ जाए। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट द बॉडी मे रिटर्न टू इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज शेप और साइज। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलास्टिक बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक बिहेवियर। अब यहां से इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन द टर्म इलास्टिसिटी। So elasticity is defined as the property of a material by which if it is deformed by the action of any load and if the load is removed after मतलब before a certain limit, then the body will regain its original shape and size. तो लोड हटाने पर हमारी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगी। ऑलराइट, नाउ दिस इज नथिंग बट behavior of the body which is called as the elastic behavior, and the property by which it is regaining its original shape and size, that is called as the elastic behavior. Alright, it is called as the elastic behavior. Now ये तो elastic behavior हो गया। जैसे मान लीजिए रबर बैंड की अगर बात करें, we talk of a rubber band and if we are stretching it, ठीक है, हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है उसकी थिकनेस क्या होगी, रिड्यूस होगी, और उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थिकनेस विल बी रिड्यूस एंड लेंथ विल बी इंक्रीज। बट अगर हमने एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया, उसको कहते हैं सेफ लिमिट। ठीक है, अगर सेफ लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो डेफिनेटली हमारी बॉडी क्या कर जाएगी, इट विल फेल, द बॉडी विल फेल। ऑलराइट, वो फेल कर जाएगी हमारी बॉडी। अब यहां पर क्या होगा, अगर उस लिमिट से फोर्स एक्सीड कर गया तो बॉडी विल फेल। ठीक है, तो बॉडी की फंक्शनैलिटी फेल हो जाएगी, बॉडी हमारा जो यूज होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया इलास्टिक, एक होता है हमारा प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है कि हमारा फोर्स या फिर लोड लगाने पर देयर विल बी अ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी एंड इफ द लोड इज रिमूव्ड द बॉडी विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल शेप एंड साइज। ठीक है, वो अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस नहीं आ पाएगी अगर हमने फोर्स हटा भी दिया तब भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्लास्टिक बिहेवियर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, वन इज कॉल्ड एज द इलास्टिक बिहेवियर, वन इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक बिहेवियर। देखिए स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन स्लाइड्स में जो मैं एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूं ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटरली ही लिखा जाता है, फिर ये इरेज कर देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो इसका नोट्स बनाते चलिएगा साइड बाय साइड, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो बाद में। ऑलराइट, और अपने नोट्स तो अच्छे से अगर आप बनाएंगे तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर। तो ये डिपेंड करेगा एक्चुअली बॉडी की प्रॉपर्टी पे कि वो रीगेन अपना शेप और साइज को कर रही है। देखिए यहां पर भी एक कंडीशन हो सकती है, एक होता है पार्शियल रीगेन। ठीक है, एक होता है पार्शियल रीगेनिंग। तो कभी कभी हो सकता है आपकी जो बॉडी है वो पार्शियली ही रीगेन कर पाए अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली रीगेन कर जाए। ठीक है, कंप्लीटली रीगेन कर जाए। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि बॉडी हमारी पार्शियली रीगेन करी है या कंप्लीटली रीगेन करी है? एक्चुअली एक लिमिट होती है, देयर इज अ लिमिट विच मार्क्स दिस डिमार्केशन एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जब हम लोगों ने अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हम लोग पढ़ते थे तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था माइल्ड स्टील स्पेसिमेन पे। माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को हम लोग ने
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में माउंट कर दिया था, फिर उसका हम लोगों ने एक्सटेंशन किया था, ठीक है, उसका हम लोगों ने क्या किया था, एक्सटेंशन किया था। और एक्सटेंशन करते हुए हमें ये दिखा था वहां पर कि जो हमारी माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है उसमें क्या होगा, जब वो एक्सटेंड होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर नेकिंग होने लगेगा, यहाँ से वो टूट जाएगा, तो कप एंड कोन टाइप का फ्रैक्चर बना था। ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कप एंड कोन वहां से फ्रैक्चर बना था, जिसके कारण मटेरियल हमारा फाइनली फेल हो गया था, ठीक है। तो ये तो था हमारा। और जब भी देखिए उसका ग्राफ अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करें, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ था। तो ये तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आई थी। प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या था कि आपका स्ट्रेस जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यही आपका हुक्स लॉ है, ठीक है। फिर आई थी हमारी इलास्टिक लिमिट, थोड़ा सा उसके ऊपर जाते हैं तो इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट तक कभी कभी क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट का जो गैप है वो बहुत स्मॉल सा होता है। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, ले लेते हैं कि हमारा जो हुक्स लॉ है इट इज वैलिड अप टू दी इलास्टिक लिमिट, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके बाद आता है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, फिर आता है लोअर यील्ड पॉइंट, फिर यील्डिंग रीजन आ जाता है। यील्डिंग रीजन का मतलब है मटेरियल आपका कंप्लीटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में चला जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप इस पे से लोड हटाएंगे तो वो ओरिजिनल अपनी क्रॉस सेक्शन या ओरिजिनल अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर होती है अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाती है, अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है। फिर यहां पर आपका क्या होता है, नेकिंग होने लगती है। फिर ये आपका क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी फ्रैक्चर पॉइंट। और ये बीच में आता है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट मेनली आपका क्या बताता है, इलास्टिक लिमिट आपका ये बताएगा कि उस पॉइंट के बाद आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, पार्शियली ब्रेक हो जाएगी। और अगर आप अपने मटेरियल में लग रहे लोड को रिमूव करोगे तो भी आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। तो ये पता चलता है हमें अपनी इलास्टिक लिमिट से। दिस इज इंडिकेटेड बाय द इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर हम लोग ने डिस्कस किया इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की डिस्कस हम लोग ने कर लिया। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यील्डिंग का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ इज दैट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल इज एबल टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन, ठीक है। और इट इज द प्रॉपर्टी विच इज एनेबलिंग द मटेरियल टू रेजिस्ट एनी फ्रैक्चर व्हेन इट इज बीइंग लोडेड। सो यहां लिख देता हूं, प्रॉपर्टी which enables the material to resist deformation under loading, alright, under लोडिंग। जब भी उस मटेरियल पे लोड लगाएंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तो उसके कारण उसमें क्या होने लगेगा, एक डिफॉर्मेशन होगा। इसी डिफॉर्मेशन को अपोज करने की जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल में पहले से ही होगी, दैट इज कॉल्ड एज दी स्ट्रेंथ। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बोल देंगे। तो इसी पर पूरा सब्जेक्ट हमने बना दिया, तो ठीक है, इसी पर हमने क्या बना दिया, पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब भी मटेरियल को परमानेंटली डिफॉर्म कराया जाएगा, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड उस पर फोर्स लगाया जाएगा, लोड लगाया जाएगा, तो उसके कारण उसमें हो रहे डिफॉर्मेशन को जब बॉडी रेजिस्ट करेगी, उस रेजिस्टेंस के कारण जो आपकी मतलब जो उस रेजिस्टेंस को अगर हम रिलेट करें तो उस रेजिस्टेंस को रोकने वाला, मतलब उस रेजिस्टेंस के कारण जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ तो हो गई आपकी डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, और यील्डिंग के टाइम पे जितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द यील्ड स्ट्रेंथ, ऑलराइट। तो ये हो गया। अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए टेंसाइल में वर्ड आ रहा है टेंशन, ठीक है, टेंसाइल में वर्ड आ रहा है टेंशन। तो हर किसी को अपनी एक अलग अलग टेंशन है। जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई उसको भी टेंशन है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही उसको भी टेंशन है,
लेकिन जो सब कुछ पा चुका है, ऐसा नहीं कि उसको कोई टेंशन नहीं, उसको भी टेंशन है। एक 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति को भी टेंशन है कि मेरी सैलरी 10 लाख हो जाए। एक 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति को भी टेंशन है कि मेरी सैलरी 50 लाख हो जाए। 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति भी कह रहा है मैं 2 करोड़ कमाने लगूं। तो टेंशन तो हर किसी को है। लेकिन एक कहावत है, मतलब बोला गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी ना भूखा रहूं साधु भी ना भूखा जाए। मतलब ईश्वर से मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि मुझे उतना मिले जितना मेरे लिए पर्याप्त हो, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज्यादा हाय तौबा ना करनी पड़े, और अगर मेरे सामर्थ्य के अनुरूप हो तो मैं किसी की कुछ मदद भी कर सकूं, ठीक है। मैं भी ना भूखा रहूं साधु भी ना भूखा जाए। मतलब अगर कोई याचक मेरे पास आए, कोई मुझसे मॉनेटरी हेल्प मांगे, तो मैं उसकी भी हेल्प करने में सक्षम रहूं, बस ईश्वर इतना ही दे। तो देखिए आजकल पैसे के लिए बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। लाखों बीमारियां हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाती है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जब हम मटेरियल को लोड करेंगे, उस पर लोड ऐसा लगाएंगे कि उसमें एक टेंशन क्रिएट होगा, इलॉन्गेशन होगा जब उसका, तो उसके कारण इलॉन्गेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हो गया हमारा। अब डक्टिलिटी की बात करते हैं। देखिए 2 टाइप्स के मटेरियल्स होते तो कई टाइप्स के हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है हमारा। क्या क्या होता है, एक डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है, एक होता है ब्रिटल मटेरियल, एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एक होता है ब्रिटल मटेरियल। तो सबसे पहले डक्टिलिटी को डिस्कस करते हैं। डक्टिलिटी शब्द हमने सबसे पहले सुना था क्लास 6 में जब हमारी फिजिक्स शुरू हुई थी। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है, सिंपली लेमैन भाषा में कहें तो ड्रॉन इनटू वायर्स। ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके कारण वो वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, उसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। या अब इंजीनियरिंग भाषा में कहें तो कह लेंगे इट कैन बी ड्रॉन लॉन्गिट्यूडनली, इट कैन बी ड्रॉन लॉन्गिट्यूडनली। तो लॉन्गिट्यूडनली का मतलब उसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड करा सकते हैं सच दैट उसमें एक अप्रिशिएबल फेलियर ना हो, ठीक है, उसमें अप्रिशिएबल फेलियर ना हो सच दैट लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर कम हो जाएगा, ठीक है, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने एक सवाल पूछा था कि सबसे पहले स्ट्रेस आता है या सबसे पहले स्ट्रेन आता है, तो काफी लोगों ने उसका आंसर दिया। देखिए सही आंसर क्या है, सबसे पहले आएगा मेरा स्ट्रेन, ठीक है। तो जैसे ही आपने बॉडी पर लोड लगाया, तो लोड लगाने से ही एकदम वो स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, उस डिफॉर्मेशन के कारण स्ट्रेन आएगा, और जब स्ट्रेन डेवलप होगा तब आपका फिर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और वो बॉडी अपने ऊपर लग रहे लोड को क्या करने लगेगी, अपोज करने लग जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया कल का आंसर। काफी लोगों ने आंसर दिया था, कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत दिया, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हम लोग करवा देंगे। तो डक्टिलिटी के बारे में और यहां पर बात करें तो एक प्रोसेस हमने पढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग में वायर ड्राइंग करके। तो वायर ड्राइंग में क्या करते हैं, एक लार्जर डायमीटर वायर को, मान लीजिए लार्जर डायमीटर वायर डी को ड्रॉ कराते हैं डाइज की मदद से, और इसको कर देते हैं स्मॉलर डायमीटर वायर में कन्वर्ट। तो डायमीटर स्मॉलर हो जाएगा और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वहां पर हम लोगों ने डक्टिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। अच्छा, यहां मुझे ये बताएं कि एक डक्टाइल मटेरियल की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए, ये आप वीडियो में कमेंट करके बताएं कि अ डक्टाइल मटेरियल शुड हैव लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और इट शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझे, पूछा जा रहा है लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होगी कि हाई होगी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब ये है उसका इलास्टिक बिहेवियर होगा, मतलब इट विल हैव द प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, ठीक है। अरे भाई, अगर आपको उसे लॉन्गिट्यूडिनल ड्रॉ करना है तो मतलब आप किसी पर्पस के लिए ड्रॉ कर रहे होगे। अगर बहुत हाईली इलास्टिक हो गया वो तो ड्रॉ करते ही वो अपने वापस से ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएगा, तो वो तो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। देयरफॉर इट शुड हैव लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लेंगे, डक्टाइल मटेरियल्स शुड हैव लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी।
ठीक है। फिर डक्टाइल मटेरियल की सबसे खास बात क्या होती है, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग एनी लोड, ठीक है, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग एनी लोड इट विल डिफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। सबसे पहले इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा, कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा, फिर कहीं जाकर आगे इसमें फेलियर हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे जाकर कहीं इसमें फेलियर हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, इलास्टिक भी होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा, एंड देन द फेलियर इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, एंड देन द फेलियर इज टेकिंग प्लेस। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया थोड़ा बहुत अबाउट डक्टिलिटी, ठीक है। फिर डक्टिलिटी में एक चीज याद रखनी है, यहां पर कैसा फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। टेंसाइल फोर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डक्टिलिटी और डक्टाइल मटेरियल्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर क्या बताया मैंने आपको, इसमें ये तो हम लोग यूज करेंगे वायर ड्राइंग प्रोसेस में, ये तो हम लोगों ने बता ही दिया, ऑलराइट। अब डिस्कस करते हैं टफनेस के बारे में। तो टफ कहते हैं, हम कहते हैं कोई मटेरियल बहुत टफ है, इसका क्या मतलब है, तो कोई मटेरियल अगर हमारा बहुत टफ है, इसका मतलब यह है कि वो अपने ऊपर हो रहा है, देखिए घूम फिर कर एक ही वो निकलता है कि डिफॉर्मेशन को अपोज करना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को अपोज करना है, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें हम टफनेस की, तो टफनेस क्या है, टफनेस हमारी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इस पे लग रहे लोड, ठीक है, इसके कारण लग रहे लोड की जो एनर्जी होगी, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर या फिर फेलियर। फ्रैक्चर या फिर फेलियर उसमें नहीं होगा तब तक वो क्या करता रहेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा, इट विल कीप ऑन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी बिफोर और सॉरी विदाउट द फेलियर और फ्रैक्चर इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक्चुअली बनाते थे, याद होगा आपको, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का जो एरिया होता है, टोटल एरिया ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का जो एरिया होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द टफनेस ऑफ द मटेरियल। वो क्या हो जाएगा हमारा, टफनेस ऑफ द मटेरियल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये उन मटेरियल्स की बहुत अच्छी और डिजायरेबल प्रॉपर्टी है जिसमें साइक्लिक लोडिंग लगाई जाती है, जिसमें हमारी क्या लगाई जाती है, साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग का मतलब है लोड हमारा साइकिल में चलेगा, तो मतलब कभी मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, कभी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, मतलब टेंसाइल कंप्रेसिव टाइप का लोड हो सकता है, ठीक है। तो ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व को हम लोग अगर यहां पर एरिया से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा मेरा, स्ट्रेस, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो एक्चुअली देखा जाए ये हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो एरिया है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का जो टोटल एरिया है अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, यही क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट द टफनेस ऑफ मटेरियल, यही क्या है हमारा मटेरियल का टफनेस कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्ट है जिसकी मदद से आप टफनेस को डिटरमाइन करते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका आरआरबी जेईई में आने वाला है, ठीक है। तो नेम द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टफनेस ऑफ अ मटेरियल। तो याद रखें आप लोग दोस्तों, दिस इज द बेंड टेस्ट, ठीक है। बेंड टेस्ट इज यूज्ड टू स्टडी द कंपैरेटिवनेस ऑफ, और क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टडी द कंपैरिजन ऑफ टफनेस बिटवीन द टू मटेरियल्स की टफनेस को स्टडी करते हैं यहां पर। तो बेंड टेस्ट हो गया मेरा यहां पर करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज बेंड टेस्ट, ऑलराइट। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहां पर हार्डनेस की बात करते हैं। तो हार्डनेस का मतलब क्या है, देखिए कोई मटेरियल कितना हार्ड है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो अपने ऊपर हो रहे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को कितनी बखूबी से रेजिस्ट कर सकता है। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत तरीकों से किया जा सकता है, एक तो सीधा सीधा हो गया दैट वी कैन सिंपली अप्लाई अ लोड, लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, द सेकेंड मेथड ऑफ deforming a material is by surface scratching, penetration या indentation, penetration और indentation,
ठीक है, पेनिट्रेशन, अभी सारी चीजें हम लोग फिर से एक बार डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग चिंता मत करें, सारी चीजें कवर करूंगा। सरफेस स्क्रैचिंग, पेनिट्रेशन या इंडेंटेशन की वजह से आपके मटेरियल में जो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने की जो क्षमता होगी आपके मटेरियल में, दैट विल बी कॉल्ड एज दी हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस हम लोग बहुत तरीकों से डिटरमाइन कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन हम लोग यूज करते हैं वो है ब्रिनल हार्डनेस। ठीक है, तो ब्रिनल हार्डनेस, तो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन्स होती है हमारी। तो ब्रिनल हार्डनेस में क्या होगा, आप एक लोड लगाओगे P और आपका जो एक इंडेंटर होता है, ठीक है, एक होता है आपके पास इंडेंटर, उस इंडेंटर से आप अपने मटेरियल में एक इंडेंटेशन बनाओगे, एक गड्ढा बनाओगे छोटा सा। उस इंडेंटर का जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो एक्चुअली एक स्टील बॉल होती है। वो क्या होती है हमारी स्टील बॉल। तो मान लीजिए स्टील बॉल का डायमीटर है मेरा कैपिटल D। क्या है मेरा, स्टील बॉल का डायमीटर है कैपिटल D, जो इंडेंटेशन बना उसका डायमीटर है स्मॉल d। ठीक है, उसका डायमीटर है स्मॉल d। तो ब्रिनल हार्डनेस नंबर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है P अपॉन पाई d/2 कैपिटल D माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। ये जो हमारा इंडेंटर होता है ये स्टील बॉल होता है, मेनली यहाँ पर इसे स्टील से बनाते हैं, और भी डिफरेंट मटेरियल्स से बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा आइडिया हो गया अबाउट हार्डनेस। बाकी और डिफरेंट तरीके होते हैं, लाइक विकर हार्डनेस मेथड होता है, ठीक है, फिर शोर हार्डनेस टेस्ट होता है, ये सब चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हाउ मटेरियल्स डिफॉर्म। ठीक है, मटेरियल्स कैसे हमारा डिफॉर्म करेगा। तो मटेरियल का डिफॉर्मेशन तभी होगा जब उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, एक लोड लगाएंगे। When we apply a load on the material, it will undergo deformation. Alright, it will undergo deformation, and this load can be either a tensile load, it can be a compressive load, ये compressive load हो सकता है, it can be a shear load, ये हमारा shear load भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये तो shear as such कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं, मेनली हमारा टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव हो गया, फिर बेंडिंग भी कर सकते हैं, उसकी बेंड भी कर सकते हैं अपने मटेरियल को, तो उसके केस में भी वो डिफॉर्म कर जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने दिखाया, दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, जो हम लोग ने लैबोरेटरी में यूज किया था अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में, तो एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने किया था। तो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोगों ने इसे ग्रिप कर दिया, और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ग्रिप करने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया था, एक तो हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, ये क्रॉस हेड मूव करेगा नीचे, तो उससे क्या होगा हमारे मटेरियल में, ये देखिए गेज लेंथ, गेज की स्पेलिंग गलत लिखी है, GAUGE। तो गेज लेंथ हमारी वो लेंथ होती है जिसमें हम लोग डिफॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो हमारी गेज लेंथ में ही स्टडी किया जाएगा। तो गेज लेंथ हम लोग क्या कर लेते हैं, मेनली अपना फोकस गेज लेंथ पे रखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेजुअल लोडिंग करेंगे। कैसे लोड लगाएंगे, ग्रेजुअल लोडिंग करेंगे। ठीक है, अचानक से एकदम लोड नहीं लगाएंगे। ठीक है, वी विल अप्लाई द लोड ग्रेजुअली। ठीक है, 0 मान लीजिए 1 न्यूटन कर करके, 1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, या और छोटे छोटे इंटरवल्स में लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम लोग को ग्रेजुअल लोडिंग करनी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे मटेरियल में जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे मटेरियल डिफॉर्म होने लगेगा। तो मैंने आप लोगों को ग्राफ बनाया था, ठीक है, वो ग्राफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हालांकि वो ग्राफ जो है हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, वो ग्राफ हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में डेप्थ में पढ़ेंगे, और वहां से हम लोग उस ग्राफ का पूरा एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे, हर टर्म के बारे में देखेंगे और हर रीजन के बारे में देखेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर एक ऐसे सैंपल सा ग्राफ बनाया गया इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जोन की बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, यहां इस पर्टिकुलर रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इसकी देखिए यहां पर डायमीटर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, डायमीटर घट रहा है यहां पर। तो धीरे धीरे आपका डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लोड जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे आपका मटेरियल डिफॉर्म होता जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, यहां से ये ब्रेक कर जाएगा, यहां से क्या कर जाएगा, ब्रेक। तो जैसे देखिए ये है आपका ग्राफ, 0 0 था, आपने लोडिंग करते गए करते गए करते गए, स्ट्रेस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक पॉइंट पर जाकर क्या हो गई, मैक्सिमम स्ट्रेस हो गई।
मैक्सिमम स्ट्रेस होगी मतलब आपके मटेरियल की लोड को झेलने की क्षमता या लोड को अपोज करने की क्षमता यहां तक मैक्सिमम होगी। उसके बाद क्या हो गया, इसमें डिफॉर्मेशन शुरू हुआ और डिफॉर्मेशन होते होते अब क्या होगा, अब इसकी क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। होते 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 इस पॉइंट पर जाकर क्या हो गया, वो फेल हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द फेलियर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज द फेलियर पॉइंट, और इसी को कह देते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रैक्चर पॉइंट। ये हो गया दोस्तों, ऑलराइट। तो ये है सिंपली ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ हम लोग बना देते हैं। ग्रेजुअल लोडिंग करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग मेथड्स एंड लैंग्वेज फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। टेस्टिंग मेथड्स मतलब अलग अलग तरीकों से मटेरियल की टेस्टिंग करी जाती है। टेंसाइल टेस्टिंग हो गई, कंप्रेशन टेस्टिंग हो गई, बेंड टेस्ट हो गया, टॉर्शन टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट हमारे ये चीज डिटरमाइन करेंगे कि हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम अपने टेंसाइल टेस्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द टेंसाइल टेस्टिंग, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन परसेंटेज में हम लोग निकाल पाएंगे। फिर क्या और डिटरमाइन कर लेंगे, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ये भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, अपना एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, ये क्या हो जाएगा मेरा, दैट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। और आपको पता है हुक्स लॉ हमारा क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। जब तक हमारी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी तब तक उस लिमिट को कह देंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ यही कहता है हमारा, इसे कहते हैं हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये दिया था, और इसका जो E, अब यहां पर देखें जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा E टाइम्स एप्सिलॉन। यही E टाइम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जवान मॉडुलस, ठीक है। ये जवान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यही जो E है, एक्चुअली यहां पर E क्या बता रहा है, कौन सी स्ट्रेस है यहां पर हमारी, अगर सिग्मा x की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन x, इसी के बीच में रिलेशन आएगा, ना कि सिग्मा x और एप्सिलॉन y, ठीक है। ये रिलेशन नहीं आएगा। आपकी अगर सिग्मा अलोंग x ले रहे हो तो एप्सिलॉन अलोंग x ही डायरेक्शन आपको यहां पर मिलेगा रिलेशन आपका, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। फिर यहां से हम लोगों ने एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ने, एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि सर व्हाट विल बी द पॉइजन्स रेशियो फॉर अ रिजिड मटेरियल। अगर आप बात करें रिजिड मटेरियल की, वी टॉक अबाउट रिजिड मटेरियल, तो मटेरियल रिजिड है, इसका मतलब इसमें क्या कोई डिफॉर्मेशन होगा, यहां पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा और हमारा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन में ही चेंज नहीं हुआ तो पॉइजन रेशियो क्या हो गया, 0। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करें, मतलब बॉडी में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और थिकनेस भी है। इस केस की अगर हम बात करें और लोडिंग सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में लगाई गई है, ठीक है, लोडिंग हमारी मान लीजिए सिर्फ x डायरेक्शन में है, इस साइड लगाई गई है, ठीक है, मान लीजिए P लोड लगाएगा, तो यहां पर हमारा पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए लोड आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में लगाइए, यूनी एक्सियल एक होता है, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यूनी एक्सियल मतलब एक एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग ही आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, डज नॉट लीड टू यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन, ये कभी भी आपको यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन नहीं देगा। यहां पर स्ट्रेन आपके तीनों डायरेक्शंस में डेवलप होंगे। तो अगर म्यू की बात करें तो यहां अगर लेंथ हो गई तो माइनस डेल्टा एल अपॉन एल बी हो सकता है, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया म्यू अलोंग दी, अगर हम बात करें अपना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की, फिर हो सकता है माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये वाई डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट मान लीजिए ले लिया, फिर हो सकता है माइनस डेल्टा टी बाई टी थिकनेस के लिए भी। तो आपका यूनी एक्सिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपके यूनी एक्सिस स्टेट ऑफ स्ट्रेन को नहीं बताएगा, यहाँ पर तीनों ही एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस है उसमें कुछ ना कुछ आपका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो किस तरीके से मटेरियल डिफॉर्म कर रहा है ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में एक काफी अच्छा इंडिकेशन आपको बता देगा।
ठीक है। अगर मटेरियल आपका बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं कर रहा तो मतलब वो क्या है, परफेक्टली रिजिड मटेरियल है। अगर जरा से लोड लगाते ही वो बहुत ज्यादा डिफॉर्म कर गया तो हम उसे कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल है, आराम से वो हमारा डिफॉर्म कर जा रहा है। ठीक है, फिर मटेरियल को उसी हिसाब से हम लोग मॉडिफाई भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हो सकता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिजायरेबल हो या प्रॉपर्टीज डिजायरेबल ना हो। नहीं है तो हम प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। वी विल मोल्ड द प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड यूज। ऑलराइट, अब स्ट्रेस की बात करें। देखिए सारे फैक्टर्स फिर से पढ़ेंगे। स्ट्रेस, टेंशन में भी स्ट्रेस आती है, कंप्रेशन में भी स्ट्रेस हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जब भी किसी बॉडी में लोड लगाया जाएगा तो वो बॉडी उस लोड को क्या करेगी, अपने ऊपर लग रहे लोड को वो अपोज करेगी। ठीक है, अपोज करेगी तो उस फोर्स के खिलाफ उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अगेंस्ट दैट लोड द बॉडी विल डेवलप एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स and this force per unit area is nothing but it is called as the stress. I think शायद प्रतिबल कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूं। It is called as the stress. Alright, stress मैंने आपको बताया कैसी क्वांटिटी है, it is a tensor quantity. It is a tensor quantity. Stress is a tensor quantity. जहां पर A नॉट क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, A नॉट क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, A नॉट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहेगा आपका। तो ये हो गया सिंपल सा स्ट्रेस के बारे में। ऑलराइट, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल रिव्यू ऑफ द स्ट्रेस। फिर हम यहां बात करें दो टाइप्स की स्ट्रेस अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग देखेंगे। एक होती है आपकी नॉमिनल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस। एक होती है हमारी नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस। नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये क्या होती है, हमारी लोड अपॉन दी ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओरिजिनल एरिया, अब आपको पता है जब हम लोड लगाएंगे तो मटेरियल डिफॉर्म करता रहेगा तो उसका एरिया क्या रहता रहेगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। ठीक है, द एरिया ऑफ द मटेरियल विल कंटिन्यूअसली चेंज। ऑलराइट, तो हमें जो नॉमिनल स्ट्रेस की बात करें, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें, वहां हम लोग हमेशा क्या लेंगे, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे। ठीक है, एक आती है हमारी एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस। एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस। अब अगर सच्चाई की बात करें, वी टॉक इन द ट्रू सेंस, तो ऑन अप्लाइंग द लोड हमारा जो मटेरियल होगा वो डिफॉर्म करेगा और कंटिन्यूअसली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल वेरी। ठीक है, द मटेरियल विल हैव अ वेरिएशन इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वहां पर क्या ले लेंगे, लोड अपॉन ट्रू एरिया। ट्रू एरिया लिख दे या उसे लिख दे चेंज्ड एरिया। चेंज्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या उसे हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस का मतलब है क्योंकि हर इंस्टेंट पे आपका एरिया चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा स्ट्रेस के बारे में। नेक्स्ट देखें यहां से स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने आपको बताया ये क्या है, दिस इज द चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन। दोस्तों बहुत जल्दी मेरा जब रूम पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक लाइव टूर कराऊंगा अपने पूरे घर का। ठीक है, अपने रूम का, कहाँ मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, कैसे मैं बनाता हूँ, मेरा क्या सेटअप मैंने रेडी करवाया आप लोगों के लिए, इसका बिल्कुल हम लोग एक लाइव वो देखेंगे, व्यू देखेंगे, लेकिन वो आपको दोपहर में दिखा पाऊंगा मैं। ठीक है, वो हम लोग दोपहर में देखेंगे, लाइव रहेगा तो आप लोग देख सकते हो। हालांकि वो वीडियो बाद में भी अवेलेबल रहेगा तो आप बाद में भी चेकआउट कर लोगे कि किस तरीके से हम लोगों ने आपके लिए अपना एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है, जहां मैं खुद अकेले ही सारी चीजें हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, सामान भी खुद लेकर आया हूँ, एक चीज अपने हाथों से मैंने लगवाई है उस रूम में। और आई थिंक कि आप लोग उसे कुछ डेफिनेटली फायदा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शोर बहुत मिनिमम है। घर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर मेरा रूम बना हुआ है और अच्छी बात है मुझे किराया नहीं देना है इस कमरे का, तो आई डोंट हैव एनी टेंशन ऑफ पेइंग द रेंट फॉर दिस रूम। ऑलराइट, तो चलिए, तो डेल्टा एल क्या है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये तो आपको पता है स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, और स्ट्रेन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक यूनिटलेस
एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर काइंड्स ऑफ मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। टू सिमिलर प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या है, हमारा स्ट्रेन है, इसीलिए क्या हो जाता है ये, दिस इज नथिंग बट इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो ये भी क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी क्या है हमारा एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वैसे ही हमारा स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन भी हमारा क्या है, इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर शियर एंड टॉर्शन। अब मैंने आपको बताया कि शियर का मतलब क्या होता है, शियर का मतलब होता है द फोर्सेस विच आर एक्टिंग पैरेलल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए जैसे यहाँ पर आप देखें, ये आपका एक सिलेंड्रिकल बार है, यहां से आपने एक फोर्स लगाया और यहां से आपने फोर्स लगाया, तो आपका जो टॉप सरफेस है ये एंटी ऊपर से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट करता हुआ दिखेगा, ट्विस्ट करता हुआ दिखेगा। तो दिस इज नथिंग बट टी, यहां पर क्या है, ट्विस्टिंग। टी क्या है यहाँ पर, टॉर्शन या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द अपर एंड द लोअर फेस ईच हैविंग एरिया ए नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां से क्या, अब जैसे ये इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहां पर हमारा क्या है, एक पाइल ऑफ पेपर है, जैसे A4 पेपर का बंडल ले लें, ऊपर से ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, ठीक है, तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, उसकी शेप क्या हो जाएगी, उस तरीके का सिमिलर आपको यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। आपने यहां से ऐसे फोर्स लगाया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका एंगल हो गया थीटा, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल डिफॉर्मेशन एंगल थीटा एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग टेंजेंशियली और इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हमारा पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो शियर स्ट्रेन की बात करें, शियर स्ट्रेन किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज नथिंग बट tan थीटा, ठीक है, दिस इज नथिंग बट tan थीटा। ये हो गया आपका थीटा हो गया, ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई, दिस इज L, दिस इज डेल्टा L, ठीक है, एक L हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर, ये हो गई आपकी L, ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा L, ये इतना चेंज आ जाएगा हमारा, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हो गया shear strain that is tan theta where theta is called as the strain angle। theta को क्या बोलेंगे, strain angle, कितने एंगल पे टिल्टिंग हुई, और इसको समटाइम्स कुछ बुक्स में टिल्टिंग एंगल भी बोला जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द टिल्टिंग एंगल। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा। अब देखते हैं टॉर्शन के बारे में। देखिए भाई, टॉर्शन को क्या कहें, ट्विस्टिंग। टॉर्शन इज नथिंग बट इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ अ मेंबर, ऑफ अ मेंबर। सैफ अली खान का एक गाना आया था, एंड वी ट्विस्ट, तो वहां पर ट्विस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ये सेम चीज है टॉर्शन, और इट इज नथिंग बट द ट्विस्टिंग एक्शन, ठीक है। तो जो आप लोड लगाओगे जिसकी वजह से आपका ट्विस्टिंग होगा उसको कहते हैं टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा। और फाई क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, फाई इज नथिंग बट द एंगल ऑफ ट्विस्ट। जब ट्विस्ट करोगे तो उसकी वजह से भी आपके मटेरियल में कुछ शियर स्ट्रेसेस, कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, those are called as the shear stresses। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, shear stresses बोल देंगे, ठीक है, shear stresses बोल देंगे उसे। अब देखें स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर अंडर टेंशन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की बात करें तो हमारे मटेरियल में जब भी लोड लगाया जाएगा एक लिमिट तक तो लोड क्या करेगा, वो मटेरियल हमारा झेल लेगा, लेकिन अगर उस लिमिट के पार आपका लोड चला गया तो फिर हमारा मटेरियल कैसे जोन में चला जाएगा, प्लास्टिक जोन में चला जाएगा, और वो डिफॉर्म इस तरीके से होगा कि उस पे से अगर आप लोड हटा भी दोगे तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज या फिर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया या कहें ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस हमारी स्मॉल है, देखिए ये जो P है, दिस P इज नथिंग बट इट इज मार्क्ड एज द इलास्ट, ये है हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, या क्या है मटेरियल में प्रोपोर्शनल लिमिट एक्चुअली नीचे होगी, ये है इलास्टिक लिमिट। तो प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस होता है, कभी कभी कुछ मटेरियल्स में काफी स्मॉल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं कि हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट लगभग सेम है, ठीक है। तो यहां तक अगर आप लोड लगाओगे, उसके बाद आपने लोड हटाया तो इसी ये ग्राफ के साथ आप वापस ओरिजिन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इसके ऊपर चले गए तो अगर आप लोड हटाओगे भी तो भी वापस से आप ओरिजिन पे नहीं आ पाओगे। तो कुछ यहां पर आपका स्ट्रेन
हो जाएगा, कुछ स्ट्रेन यहाँ पर रह जाएगा। तो इसी को क्या कह देंगे हम लोग, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक, दिस इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसा होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर होगा, मतलब यहाँ पर परमानेंटली आपका डिफॉर्म हो जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऑलराइट, और इससे क्या होगा, अगर आप अपने मटेरियल पे से लोड हटा भी दोगे, देन ऑल्सो द मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल शेप एंड साइज। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोड जब आपका अनलोड किया जाएगा, मतलब लोड को रिमूव करेंगे, तो उसके बाद मटेरियल आपका उसी लाइन से वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस पा लेगा। और आपका जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो स्लोप हो गया, दिस इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यंग्स मॉडुलस। तो यहां से हमें जो हुक्स लॉ ने बताया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये आप ध्यान रखें, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। ऑलराइट, वेयर E is called as the Young's modulus or the modulus of elasticity। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोल देते हैं, पास्कल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर हायर E मतलब जिसका आपका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, उसमें उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी। स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल अपने ऊपर हो रहे डिफॉर्मेशन को क्या कर देगा, रेजिस्ट कर देगा, अपोज कर देगा। स्टिफ है बहुत, इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि स्टिफनेस का जो क्वांटिफिकेशन है, दैट इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज डन बाय मींस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलराइट, ये हो गया मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहां से देखें, नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। नॉन लीनियर का मतलब है कि जो भी हमारा मटेरियल है, जब वो रिटर्न आएगा अपनी इनिशियल क्रॉस सेक्शन, मतलब इनिशियली अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वो रिगेन करेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन पर ना आके कुछ नॉन लीनियरली उसका बिहेवियर होगा। ठीक है, उसका नॉन लीनियरली बिहेवियर होगा। हालांकि यहां पर कैसे, किन मटेरियल्स में देखेंगे नॉर्मली हम लोग, पॉलीमर्स में देखेंगे, कंक्रीट में देखेंगे। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट लीनियर, लेकिन स्टिल वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। लीनियर बिहेवियर नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रिवर्सिबल होगी कंप्लीटली। ठीक है, तो इस टाइप के बिहेवियर को कहेंगे नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। नॉन लीनियरिटी का मेन रीजन हो सकता है कि आपके जो प्लेन्स पे स्लिपिंग और ट्विनिंग होती है, उसकी वजह से ऐसा कुछ बिहेवियर आपको ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें खेल डिपेंड करता है आपके एटॉमिक प्लेन्स की स्लिपिंग पर, ट्विनिंग पर, और किस तरीके से लोडिंग करी जा रही है। ठीक है, और किस तरीके से आपका मटेरियल बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहां हो गया आपका, तो जिस रीजन में लीनियरली होगा वहीं पर हम लोग अपने इलास्टिक मॉडुलाई को निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप ले लेंगे। तो ये हो गया, अगर मान लीजिए स्लोप निकालना है जिस पॉइंट पर भी, तो उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन इलास्टिक या नॉन लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर। अब बात आती है एन इलास्टिक बिहेवियर, एन इलास्टिसिटी। एन इलास्टिसिटी की अगर हम लोग मेनली यहां पर बात करें, तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। मतलब टाइम के साथ ये आपका जो है टाइम के पर डिपेंड करेगा कि आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैव अज्यूम्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट। अगर कभी कभी ये मान लिया जाता है कि हमारा जो टाइम मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अप्लाइड स्ट्रेस प्रोड्यूसेस इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। तो अप्लाइड जो हमारी स्ट्रेस है, इट प्रोड्यूसेस इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक इंस्टेंट के लिए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स टाइम। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने के लिए थोड़ा से टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एकदम से वो इलास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। इट कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर द लोड इज रिलीज। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे मटेरियल में कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है कि लोड हटाने के बाद भी, एक पॉइंट के बाद अगर आप लोड हटा दोगे, फिर भी वो क्या होता जाएगा,
वो अपने बिहेवियर को कंटिन्यू रखेगा, डिफॉर्मेशन के बिहेवियर को वो कंटिन्यू रखेगा। दिस बिहेवियर इज नोन एज एन इलास्टिक बिहेवियर। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एन इलास्टिक बिहेवियर। तो स्मॉल मेटल्स की बात करें तो ये वहां पर बहुत स्मॉल सा होगा, एन इलास्टिसिटी बहुत स्मॉल होगी। लेकिन पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स में ये ज्यादा सिग्निफिकेंटली देखा जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ पॉलीमर्स, और इसको यहां पर बोल देते हैं विस्को इलास्टिसिटी या विस्को इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, विस्को इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पॉलीमर्स के केसेस में, ठीक है। अब आते हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में। तो पॉइजन्स रेशियो एक्चुअली क्या है, जब भी हमने किसी मटेरियल में लोड लगाया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लोड लगाया तो एक डायमेंशन में तो इंक्रीमेंट आएगा, मान लीजिए लेंथ में हमारा इंक्रीमेंट आ गया, और हमारा क्या होगा यहां पर ब्रेथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा डिक्रीमेंट आ गया, ऑलराइट। एक डायरेक्शन में इंक्रीमेंट, एक डायरेक्शन में डिक्रीमेंट आ गया। तो पॉइजन्स रेशियो को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, म्यू इज इक्वल्स टू लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो लैटरल डायरेक्शन, अब यहां पर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगा जो अलोंग द लेंथ होगा, जो अलोंग द लेंथ होगा, और लेटरल डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेटरल डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है। तो इसी के कारण जो आपका ये जो रेशियो म्यू एक्चुअली दिस इज इक्वल टू माइनस लैटरल अपॉन लॉन्ग। माइनस का क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में इंक्रीमेंट होगा तो कॉन्सेक्यूटिवली दूसरे डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉइजन्स रेशियो। अब परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहां पर तो डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो परफेक्टली अब देखें यहां पर अगर ग्राफ में आपसे कहूं ड्रॉ द ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ आइडियल रिजिड बॉडी, तो आइडियल रिजिड बॉडी के लिए अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लगाओ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाओ आइडियली रिजिड बॉडी के लिए, तो कैसा होगा। देखिए रिजिड का मतलब है स्ट्रेन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा। तो यहां से आपका जो ग्राफ हो जाएगा, मैं बना दे रहा हूं, ये हो जाएगा, ये हो गया आइडियली रिजिड बॉडी का ग्राफ, आइडियली रिजिड बॉडी का ग्राफ, रिजिड लिख दिया, सॉरी RIGID, रिजिड बॉडी का ग्राफ हो गया मेरा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का ग्राफ बनाओ, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या होगा, उसमें स्ट्रेन तो होना ही होना है। तो कैसे बनेगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सिग्मा और द स्ट्रेस एक्सिस और पैरेलल टू द स्ट्रेन एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें आइडियली प्लास्टिक बॉडी की, व्हाट विल बी द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ आइडियली प्लास्टिक बॉडी। तो आइडियली प्लास्टिक बॉडी के केस में सिग्मा कैसे हो जाएगा, आइडियल प्लास्टिक मतलब स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन होगा। तो ये हो गया मेरा आइडियली प्लास्टिक बॉडी के लिए। और ये कैसा ग्राफ था, ये था मेरा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो पॉइजन्स रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, कहीं किसी बुक में 1/m से भी लिख सकते हैं। इसकी जो लिमिट होती है 0 से लेके क्या हो सकती है, हाफ तक होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हाफ, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। लेकिन कभी कभी कुछ बुक्स में -1/3 भी लिख लेते हैं, -1/2 भी लिख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि साइन को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। साइन को निग्लेक्ट करके जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से लेकर आपका कितना हो सकता है, 1/2। और यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ये चीज समझाऊंगा, ये चीज कैसे हो रही है। तो अगर म्यू की वैल्यू 1/2 हो जाती है, अगर हाफ हो जाता है, तो उस केस में आपका वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 0। कोई भी वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ लेंगे, ये चीज हम लोग अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। तो पॉइजन्स रेशियो जैसा कि हम लोग इसे म्यू से डिफाइन करते हैं, कुछ बुक्स में न्यू से भी दिया गया है। तो 3 चीजें आप याद रखें, IOA, आई मतलब आइसोट्रोपिक,
ऑर्थोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, ये 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, 2, 9 और 21। आइसोट्रॉपिक में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, ऑर्थो में 9 एंड आइसोट्रॉपिक में 21। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। अगर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो हैं, किसी एक पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोट्रॉपिक। ये ठीक है, तो यहां 2, 9 और 21 ये आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, आपका आरआरबी जेईई में आ सकता है। तो न्यू क्या है, माइनस एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन जेड या माइनस एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन जेड। ये हो गया मेरा क्या, दिस इज नथिंग बट दी पॉइजंस रेशियो का एक सिंपल सा हमारा एक्सप्रेशन है। मैक्सिमम वैल्यू 0.5 हो सकती है, टिपिकल वैल्यू जो नॉर्मली हम लोग को एनकाउंटर करने को मिलेगी वो 0.24 से 0.30 तक मिलती है नॉर्मल हमारे केसेस में। ठीक है, ये हो गया। शियर मॉडुलस की बात करें, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारा शियर लोडिंग होगा। शियर लोडिंग होगी, शियर लोडिंग का मतलब होता है लोड इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू द सरफेस और इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो गया मेरा क्या, शियर मॉडुलस या शियर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी। तो वही है, लोडिंग करने से हमारा जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो एक तरीके का ये भी हुक्स लॉ ही हो गया, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हुक्स लॉ। तो यहां से जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो कांस्टेंट आएगा दैट इज जी। तो टाउ इज इक्वल्स टू जी इंटू गामा। ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू जी इंटू गामा। तो जी इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो ये हो गया मेरा शियर मॉडुलस। तो ये सारे जितने मेरे ई हो गए, जी हो गया, के हो गया, दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सब चीजों के बीच में हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे। हाउएवर मैं बता दे रहा हूं फिर भी यहां पर E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, E इज इक्वल्स टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। ये सारे रिलेशंस होते हैं इन लोग के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर इलास्टिक मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो, शियर मॉडुलस, सबके बीच में रिलेशंस मैंने आपको बताया। E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये सारे रिलेशंस होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल्स के केस में E की वैल्यू, G की वैल्यू, सब चीजें अलग हो जाती हैं। माइल्ड स्टील के लिए कुछ और होगा, कास्ट आयरन के लिए कुछ और होगा। तो डिफरेंट मटेरियल्स आर बिहेविंग डिफरेंटली एंड देयरफॉर दे विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलास्टिक मॉड्यूली। बट अगर हमें डिजाइन के पर्पस से देखें, अगर हमें किसी चीज मटेरियल को डिजाइन के लिए यूज, मतलब उसको किसी चीज की डिजाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, एक होता है हमारा रिजिडिटी क्राइटेरियन। मतलब पहली बात तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी ज्यादा हो और उसमें जो डिफॉर्मेशन हो वो भी अप्रिशिएबल ना हो। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, रिजिडिटी क्राइटेरियन के बेसिस पर हम लोग अपने किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं या उसको यूज करते हैं अपने डिजाइन पर्पस के लिए। ऑलराइट, अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की थोड़ी सी यहां पर बात करें तो यहां देखिए टेंसाइल टेस्ट का ग्राफ बनाया गया है आप लोगों के लिए। जब हम लोग अपने माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, ठीक है, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन जो कि बहुत वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं। यहां पर क्या है, लोडिंग आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो एरिया है या सॉरी कहते हैं उसके जो नेचर है कर्व का, वो स्ट्रेट लाइन है। मतलब यहां पर लीनियरली लोडिंग लगाई जा रही है, लीनियर लोडिंग। और ये कौन सा रीजन है आपका, दिस रीजन इज नथिंग बट दी प्रोपोर्शनल रीजन और दी प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, दिस रीजन इज दी प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस है it is directly proportional to the strain, stress is directly proportional to the strain। फिर धीरे 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 लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक पॉइंट पर आकर क्या होने लगा, नेकिंग होने लग गई। नेकिंग का मतलब है, नेकिंग का मतलब है हमारा जो एरिया है वो ड्रास्टिकली घटेगा, लेंथ हमारी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी और फाइनली इस पॉइंट पर आकर आप देखेंगे जो फ्रैक्चर पॉइंट है ये टूट जाएगा। ठीक है,
तो डिफॉर्मेशन अकर्स बाय ब्रेकिंग एंड द रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक बॉन्ड्स क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बाय मोशन ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन, लोडिंग अपनी हद से पार हो जाएगी और हमारा मटेरियल अपने इनिशियल क्रॉस सेक्शनल या कहीं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं रह जाएगा। यहाँ पर आप हो सकता है स्ट्रेस लगाते जा रहे हैं और स्ट्रेन बहुत तेजी से भी बढ़ सकती है, ठीक है, या आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ती जा रही, सॉरी, या तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, तो ये कुछ भी बिहेवियर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल दोस्तों फिनिश हो जाएगा। तो टेंसाइल प्रॉपर्टीज, यील्डिंग का मतलब है इट हैज एंटर्ड इनटू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन, यील्ड कर रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में चला जाएगा। और यील्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे डक्टाइल मटेरियल्स में होगी, डक्टाइल मटेरियल्स में होगी, ब्रिटल मटेरियल्स में यील्डिंग नहीं होती। ठीक है, दे विल हैव अ सडन फेलियर और दे विल हैव, अचानक से वो क्या होंगे, फेल कर जाएंगे लोड के एक्शन के कारण। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। यील्ड पॉइंट क्या है, पी। पी यहां पर मैंने यील्ड पॉइंट बताया, मतलब वेयर स्ट्रेन डिविएट्स फ्रॉम बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। यहां पर हमारी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो लॉ होल्ड नहीं करेगा, हमारी स्ट्रेस है दैट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमारे डक्टाइल मटेरियल्स की अगर बात करें तो डक्टाइल मटेरियल्स में हमारी जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होती है वो 5% से ज्यादा हो जाती है। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोल देते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल्स। और फेलियर होने से पहले, बिफोर फेलियर, दे कैन अंडरगो अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, दे कैन अंडरगो अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब होगा लार्ज रिडक्शन इन एरिया एंड लेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगा, एरिया में रिडक्शन कम, मतलब एरिया आपका रिड्यूस कर जाएगा, लेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ऑलराइट, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वाला मॉड्यूल यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा लेसन, तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए। आप लोगों के रिस्पांस अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, एक दिन में 2-2 क्लासेस भी लगवा सकते हैं, लाइक मैराथन क्लासेस चला देंगे 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, वो सब डिपेंड करेगा आप लोगों के प्यार पर और आप लोगों के सपोर्ट पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।